नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों का आभार। आज इस चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पार किया है। आप सब लोगों के प्यार और सहयोग के बिना और खासकर विश्वास के बिना यह माइलस्टोन पार करना लगभग असंभव था। इसीलिए आगे भी प्रयास रहेगा कि इसी विश्वास को कायम रखते हुए सही तथ्यात्मक रूप से और सही विश्लेषण आप तक लाने का प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि अब परिवार का विस्तार हो रहा है तो जिम्मेदारी मेरी और बढ़ जाती है कि ज्यादा बेहतर तरीके से जितने राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनका विश्लेषण आप तक लाने का प्रयास करता रहूं। बस आपसे यही सहयोग है। इसी तरीके से परिवार का विस्तार करते रहिए। अभी 1 लाख हुए हैं, अगला टारगेट 2, फिर 5, फिर 10, ऐसे ही राष्ट्रवादियों का एक बड़ा परिवार यहां पर बनाने का प्रयास है। अब बात मुद्दे की, बात होगी पश्चिम बंगाल की। किस तरीके से जो बात हम कुछ समय से कहते आ रहे थे कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसे चाहकर भी ममता बनर्जी नहीं रोक सकती। कम से कम 3 से 4 ऐसे मुद्दे हैं जहां ममता बनर्जी ये कहती नजर आ रही थी कि इन चीजों को मैं बंगाल में नहीं घुसने दूंगी। वो चीजें बंगाल पहुंची, हुई और ममता बनर्जी नहीं रोक पाई। और जिस तरीके से हम बार बार कह रहे थे कि ममता बनर्जी एसआईआर को चाहकर भी नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि अगर ऐसा किया तो पश्चिम बंगाल निश्चित तौर पर राष्ट्रपति शासन लगना निश्चित है। और ममता बनर्जी ने वही बात एक्नॉलेज की। और बात होगी कि किस तरीके से हुमायूं कबीर का जो पूरा प्रकरण चल रहा है पश्चिम बंगाल में, वो ममता बनर्जी का एक फिक्स्ड गेम है। ये मत सोचिएगा हुमायूं कबीर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है, ममता बनर्जी का ही खेल है ये। और किस तरीके से जो अमित शाह है, उन्होंने जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है, उससे किस तरीके से एक बड़ी खलबली मची हुई है। पहले बात पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी हुई। अभी एसआईआर के जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर जो ममता बनर्जी है उनको परेशान करने वाले हैं। क्योंकि अभी जो सैटरडे तक का आंकड़ा है, सैटरडे तक जो इलेक्शन कमीशन ने फिगर रोल आउट किया है, उसके हिसाब से लगभग 54,60,000 वोटर ऐसे हैं जिनके नाम ऑलरेडी इलेक्टोरल लिस्ट से काटे जा चुके हैं। इन 54,60,000 में से लगभग 23,70,000 ऐसे हैं जो मर चुके हैं। उसके अलावा 19 लाख शिफ्ट हो चुके हैं, 10 लाख अनट्रेसेबल हैं, मतलब उनका पता ही नहीं कहां है, और 1,20,000 लगभग ऐसे हैं जो डुप्लीकेट वोटर थे। इसके अलावा 40,000 ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं किए। यानी कि लगभग 55 लाख वोटर ऐसे हैं जो अभी फर्स्ट फेज में कट गए हैं, ये निश्चित तौर पर है। उसके अलावा लगभग 28 से 30 लाख वोटर ऐसे हैं जिनको एसआईआर का फॉर्म तो मिल चुका है, लेकिन जो 2002 की जो इलेक्टोरल वोटर लिस्ट है उसके हिसाब से सही सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। अब उन्हें उन 13 डॉक्यूमेंट्स में से जो एसआईआर के लिए निर्धारित हुए हैं कि आपको जमा करने हैं, अब वो डॉक्यूमेंट उनको जमा करने हैं। अब देखना यह है कि इन 30 लाख में से कितने लोग तो डॉक्यूमेंट जमा करने पहुंचेंगे, कितने लोग सही डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचेंगे और कितने लोगों के डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होंगे। तो निश्चित तौर पर इनमें से भी एक बड़ा आंकड़ा है जो अपना वोटिंग का अधिकार खोने वाले हैं, क्योंकि फर्जी वोटर है। यानी कि लगभग 85 लाख वोटर ऐसे हैं अभी फर्स्ट फेज में जो निश्चित तौर पर इस इलेक्टोरल वोटर लिस्ट से कटने जा रहे हैं। 85 के आसपास है। यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे यह आंकड़ा 1 करोड़ पार कर सकता था, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में से ही हर कोई यह कह रहा है कि सही तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। मैं ये मानता हूं कि लगभग 70% के आसपास, 60-70% के आसपास ये एसआईआर की प्रक्रिया ढंग से हुई है। 20-30% का इसमें गोची हुई है। खासकर 2000 बूथ तो ऐसे हैं जहां पर यमराज पहुंच ही नहीं पाए। यमराज कह रहे हैं इन बूथों पर मेरी छुट्टी है, मेरे यमदूत बीजी हैं, वो यहां पहुंच ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि पिछले 20-25 साल में ना तो वहां कोई मरा, ना वहां कोई ट्रांसफर हुआ, ना वहां डुप्लीकेट वोटर, सब बिल्कुल परफेक्ट। यानी 2000 बूथ तो ऐसे हैं जब उनको भी स्क्रूटिनाइज करेंगे तो उसमें से भी निश्चित तौर पर एक बड़ी संख्या है जो हटेगी। तो यह आंकड़ा एट द एंड ऑफ द डे अगर 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाए तो बहुत अचंभे की बात नहीं है। वैसे इससे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन इतना भी है तो बहुत बेहतर है। क्योंकि जिस तरह का राज पश्चिम बंगाल में चलता है, आप 70% भी स्कोर कर रहे हैं किसी सही काम में, तो ये एक बड़ा स्कोर है। जैसे होता था ना पहले यूपी बोर्ड में के 70% और सीबीएसई के 90-95% एक माने जाते थे, तो वही स्थिति है। पश्चिम बंगाल का 70% और यूपी का 90%।
लगभग सेम है, क्योंकि जिस हिसाब की स्थिति वहां पर है। अब महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं ये 85 लाख 90 लाख वोट? क्योंकि पिछली बार बीजेपी और टीएमसी में हार का अंतर 60 लाख का था। बीजेपी को मिले थे 2.29 करोड़ वोट और टीएमसी को मिले थे 2.89 करोड़ वोट, लगभग 60 लाख का अंतर है। और ये 85 लाख में से ज्यादातर वोटर वो है जो टीएमसी के लिए वोट करता था, क्योंकि वहां सिंडिकेट जिस तरीके से काम करता है, और ये पूरा सिंडिकेट पहले वामपंथियों का था, ट्रांसफर होकर ममता के पास आ गया, क्योंकि उन्हें तो अपनी दुकान चलानी है, जान बचानी है, तो इस सरकार के साथ आ गए। और उस सिंडिकेट का इस्तेमाल ममता बनर्जी ने किया, जो दूसरा पक्ष है उसके वोट को सप्रेस करना और अपने आप के बोगस वोट को बढ़ाना। और ये बात देखिए, ये लगभग 11% वोटर है। 85 लाख वोट जो है टोटल इलेक्टोरल रोल का लगभग 11% बैठते हैं, यानी, और पिछली बार 82% वोट पड़ा है। इसका मतलब 89% में से 82% पोलिंग हो गई। ऐसा तो संभव है नहीं। इसका मतलब जो पोलिंग हुई है उसमें 8 से 10% का वोटर ऐसा है जो फर्जी वोट है, और यही 10% का अंतर बीजेपी और टीएमसी में है। अगर यह पार्ट दिया जाए, जो इससे पार्टन कम से कम इससे कम होता नजर आ रहा है, इसीलिए ममता बनर्जी परेशान है, बौखलाई फिर रही हैं, इसलिए कह रही हैं अरे एसआईआर तो अमित शाह ने मेरे लिए ट्रैप बिछाया है। मैं इसका विरोध नहीं कर पाई चाहकर भी, क्योंकि मुसलमानों को तो यही कहा था ना, अपने वोटरों को तो यही कहा था, एसआईआर आएगा, होने नहीं दूंगी, दिल्ली को हिला दूंगी, फला कर दूंगी, ठिकाना कर दूंगी। हुआ कुछ नहीं। ठीक है, आपने 10-5% का 15% का हेरफेर कर लिया होगा, लेकिन एक बड़ा वोटर आपका वोट कट गया है। और ध्यान दीजिएगा, जो मरा हुआ वोटर है वो तो है ही, प्लस जो अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में रहता था, जो उस वोट को कास्ट करता था उन लोगों के बिहाफ पर, अब वो भी भाग गया है। वो और दिक्कत है कि भैया अब तो फर्जी वोट करने के लिए जो पब्लिक चाहिए वो भी नहीं है, वो भी जिस तरीके से भाग रही है, क्योंकि उन लोगों को यह डर है कि जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट आया है, एसआईआर इज इक्वल टू एनआरसी, ममता ने बताया, अब उन्हें यह लग रहा है, और खासकर जो लोग उन्हें लेकर आए, मान लीजिए कोई अब्दुल है, पकड़ा गया, इलीगल है, अब उससे पूछेंगे भैया तू आया कैसे, वो कहेगा भैया मुझे तो कोई शाहरुख नाम का व्यक्ति था, फला जगह रहता था, उसने मुझे ऐसे ऐसे कागज करके मुझे पश्चिम बंगाल में घुसाया। अब जब शाहरुख को पकड़ेंगे तो उसके लिए तो प्रावधान यह है कि वो एक लंबी जेल काटेगा, तो वो शाहरुख ही इस अब्दुल को कह रहा है तू भाग जा भाई, जब तक ये एसआईआर एनआरसी सब चल रहा है, भाग जा, वरना तेरे चक्कर में मुझे जेल हो जाएगी। और एक एक आदमी कई कई हजार लोगों को पश्चिम बंगाल और भारत में लेके आया है, इसीलिए ये भगदड़ मची हुई है, इसलिए ममता बनर्जी परेशान है। ये हो क्या रहा है? उसके बाद जो प्रभुत्व वर्ग है, जो संभ्रांत वर्ग है, जो शायद वोट करता बीजेपी के लिए और नहीं कर पाता, बड़ी बड़ी आरडब्ल्यूए में रहता है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज में रहता है, वहां पर भी अभी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया भैया ऐसा है हम बूथ बनाएंगे, तुम आलसी हो, तुम्हें छुट्टी मनानी है, तुम नहीं जा सकते, या तुम्हें डर है कि बाहर कोई बैठा होगा सिंडिकेट का आदमी, तो बूथ नीचे बनेगा, आराम से आओ, घूमते फिरते वोट करो, लिफ्ट में खड़े बैठो और जाओ ऊपर, तुम्हें छुट्टी भी खराब नहीं करनी। अगर यह भी हो जाता है, और कलकत्ता जैसे शहर में जहां कई लाख वोटर ऐसे हैं जिनके वोट कटे हैं, तो आप समझिए किस हद तक ममता बनर्जी के लिए स्थिति खराब हो सकती है। मैं अभी ये नहीं कह रहा वो चुनाव हार जाएंगी, बीजेपी जीत जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एट द एंड ऑफ द डे, आखिरी दिन तक आप किस तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन को लेकर चलते हैं, किन मुद्दों को लेकर चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग जिस तरीके से मतवा कम्युनिटी के जो वोट हैं उसको भी इसमें जोड़ रहे हैं, मैं उससे थोड़ा बच रहा हूं। बहुत लोग कह रहे हैं कि इसमें 20-25 लाख मतवा वोट भी ऐड हो जाएंगे। अभी दिक्कत क्या है कि लगभग 2.5 करोड़ मतवा रहते हैं और उसमें से 1.7 करोड़ के आसपास वोटर हैं। यह माना जाता है ज्यादातर वो बीजेपी को देंगे, पहले भी देते आए हैं, और इस बार भी संभावना यह है कि जैसे जैसे इलेक्शन आगे प्रोग्रेस करेगा वो लगभग बीजेपी की तरफ ही जाएंगे। और बहुत लोग ये कह रहे हैं सीए आने के बाद उनमें एक बड़ा छलांग आएगा, ज्यादा नंबर ऑफ वोटर्स आएंगे, तो वो वोट भी बीजेपी को जाएंगे। यहां थोड़ा सा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अभी मात्र सीए के लिए 40,000 ही एप्लीकेशन आए हैं। जो मतवा कम्युनिटी अपने लिए नागरिकता मान रही है वो सिर्फ 40,000 है अभी तक। आगे बीजेपी इसे बढ़ाए, तेजी से करे, उसके कार्यकर्ता लगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डलवाएं, माफ कीजिएगा, नागरिकता दिलवाएं, तो वो अलग बात है। अभी तक सिर्फ 40,000 आए हैं, जिसमें से मात्र 1,500 को ही नागरिकता मिली है। तो अभी मैं इसमें मतवा नहीं ऐड कर रहा। हाँ, वहां तक आप तब तक क्या क्या कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन हाँ, लगभग 80-85 लाख वोट ऐसा है जो अभी ममता बनर्जी की किटी में से डायरेक्ट कट रहा है। अगर आप इसमें से कहें 85 लाख में से 50 लाख भी ऐसे होंगे जो वोट ये कर पाते होंगे,
तो आप समझिए कितना बड़ा डेंट ममता बनर्जी को लग सकता है। इसीलिए ममता बनर्जी बार बार क्या कह रही थी, एसआईआर नहीं होने दूंगी, वक्फ को पश्चिम बंगाल में नहीं आने दूंगी। 5 तारीख की डेडलाइन भी चली गई कि उम्मीद है पर आपको जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं वो अपलोड करनी थी, वो डेडलाइन भी चली गई, वो भी एक्सटेंड नहीं हुई। मात्र 30% प्रॉपर्टियां हैं जो वहां पर रजिस्टर हो पाई हैं। तो ममता बनर्जी से एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये सवाल पूछ रहा है। देखिए वो इसके ममता बनर्जी के पीछे क्यों खड़ा हुआ था, क्योंकि उन्हें इसके ममता बनर्जी के अंदर अपना एक बड़ा लीडर दिखाई देता है। कोई भी वर्ग एक बड़ा वोट बैंक किसी भी नेता के पीछे तब खड़ा होता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, ममता बनर्जी हो, इस तरह का कोई भी नेता हो, जब उन्हें लगता है कि ये स्ट्रांग सशक्त लीडर है, हमारी बात को ढंग से रख सकता है, हमारे इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकता है। लेकिन वो जो वर्ग जिनसे ये लग रहा था कि भैया वक्फ को तो आने ही नहीं देगी पश्चिम बंगाल में, एसआईआर को तो आने ही नहीं देगी पश्चिम बंगाल में, लेकिन यहां तो गुची हो गई, तो वो ममता बनर्जी से नाराज है। इसलिए वो फुरफुरा शरीफ की तरफ, कांग्रेस की तरफ, लेफ्ट की तरफ अपने आप को देख रहा है। 5% 10% कितना भी हो सकता है। ममता बनर्जी इस बात को भली भांति समझ रही है, इसलिए उन्होंने हुमायूं कबीर नाम का एक पासा फेंका है। जो आपको लग रहा है ना हुमायूं कबीर पूरा हंगामा कर रहा है, अरे मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, पैसा भी इकट्ठा कर लिया, लगभग वो कह रहा है 300 करोड़ का एक प्रपोजल है, यहां पे हॉस्पिटल भी बनेगा, धर्मशाला भी बनेगी, ये भी बनेगा, वो भी बनेगा, और लोग ईंट ले लेके पहुंच रहे हैं मुर्शिदाबाद में, और पूरा माहौल कार्यक्रम तय किया हुआ है, और कह रहा है 90 सीटें मुसलमानों को दे दो, बाकी ममता और बीजेपी को लड़ने दो, शुभेंदु को लड़ने दो। ये सब नाटक है। ये वो जो डिस्करेंटल्ड 5, 7, 10% का वोटर है जो लेफ्ट को जा सकता था, जो कांग्रेस को जा सकता था, जो फुरफुरा शरीफ को जा सकता था, ममता बनर्जी ने वो ट्रांसफर करा दिया हुमायूं कबीर को। और हुमायूं कबीर पहली बार टीएमसी नहीं छोड़ के गया और आखिरी बार भी नहीं छोड़ के गया। और ये मुर्शिदाबाद और इस सब का जो इलाका है वहां बीजेपी के लिए बहुत कुछ है भी नहीं। अगर कोई भी जीतेगा, हुमायूं जीते या टीएमसी जीते, बीजेपी के लिए वहां बहुत कुछ है नहीं, वो जीतने नहीं वाली है। अगर वोट स्प्लिट भी हुआ इन दोनों के बीच में होगा तो भी सीट इन्हीं की आनी है। और चुनाव के बाद जो वोट स्प्लिट होकर थर्ड फ्रंट को जा सकता था, वो हुमायूं वापस से लेकर ममता बनर्जी के पास पहुंचेगा, उस 300 करोड़ के साथ जिस पूरे के पूरे नाटक में उसने तैयार किया। तो जो बंगाल में ये नाटक चल रहा है ना, बाबरी बना दी, हमने उसे निष्कासित कर दिया, कहां है उसका एक्सपल्शन का लेटर? किसी ने देखा कि उसे निकाल दिया? और ऐसी पार्टियों में क्या होता है, एक दिन कहेंगे एक्सपल्शन कैंसिल, आ जाओ जी, सैम पित्रोदा नहीं है, और चुनाव से पहले निकाल देते हैं, चुनाव के बाद ले लेते हैं। तो चुनाव से पहले हुमायूं कबीर बाहर, चुनाव के बाद हाँ जी आ जाओ साहब, पैसे भी लेता है ना। तो वही होना है वहां पर। तो ये सब नाटक ममता बनर्जी का है। पिछली बार क्या हुआ था जब चुनाव हो रहे थे, अरे पैर टूट गया, पैर टूट गया। इस बार क्या है, ये हुमायूं कबीर नया कुछ उछाला है चुनाव में, और बहुत सारी चीजें आएंगी ऐसी। अभी तो चुनावी नाम का जो सर्कस है वो शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ आना है उसमें। तो मैं जो पूरा लोग कह रहे हैं वोट कट जाएगा, ओवैसी के साथ अलायंस हो जाएगा, वहां चला, मुझे कम से कम आज की स्थिति में मुझे लगता है ये गिमिक है ममता बनर्जी का खुद का, उससे ज्यादा इसके अंदर मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, लेकिन इसके कारण जो काउंटर पोलराइजेशन हिंदुओं में हो रहा है उसको ध्यान रखना है। क्योंकि आज पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जिस तरीके से गीता महोत्सव का कार्यक्रम हुआ और जिस तरीके से अप्रत्याशित भीड़ वहां पर पहुंची, देखिए ये प्रोग्राम पहले से तय था। ऐसा नहीं था कि जो बाबरी मस्जिद वाला जो हुमायूं कबीर ने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसके रिएक्शन में वो नहीं, पहले से था। लेकिन जो भीड़ आई है वो उस पोलराइजेशन को देखते हुए आई है। बाबा बागेश्वर वहां थे, बाबा रामदेव वहां थे, साध्वी रितंबरा वहां थी। तो जिस तरह का माहौल वहां बना, और ध्यान दीजिएगा शुभेंदु अधिकारी से लेकर हर कोई वहां पहुंचा, और ममता बनर्जी को भी इनविटेशन था। क्यों नहीं पहुंची ममता बनर्जी अगर वो सेक्युलर पॉलिटिक्स करती हैं? क्या दिक्कत थी उन्हें वहां पहुंचने में? हाँ, कहती थी भाई शुभेंदु अधिकारी मान लो 12 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, मैं 3 बजे के बाद आ जाऊंगी, या मैं 12 बजे से पहले आ जाऊंगी, जो भी है, जो भी समय है उस हिसाब से एडजस्ट कर सकती थी अगर उन्हें लगता है कि मंच शेयर नहीं करना है। लेकिन ममता बनर्जी को यह डर है कि अगर वो सॉफ्ट हिंदुत्व भी दिखाती हैं तो गड़बड़ हो जाएगी भैया साहब। जो कंसोलिडेटेड 30-35% है वो हाथ से भाग जाएगा। अभी राहुल गांधी तो मैदान में उतरना है, तेजस्वी का खेल बिगाड़ चुका, अखिलेश का बिगाड़ चुका, यहां भी प्रयास करेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा चलेगी। खैर जो भी है,
अगर काउंटर पोलराइजेशन इसी तरीके से होता है और वो ग्राउंड पर रिजल्ट दिखाई देता है, तो आप ये मानकर चलिए ममता बनर्जी के लिए स्थितियां खराब हो सकती हैं। दो चीजें हैं, एसआईआर ढंग से हो जाए, अगर 75% का पार हो जाए, मैं उसे भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट मानूंगा। और उसके अलावा सही तरीके से जो वोटर है उसे वोट डालनी, जो वोट है वो डल जाए, तो ममता बनर्जी की राजनीति का खेल खत्म हो सकता है, उसका दी एंड लिखा जा सकता है इस चुनाव में। ये दो प्रीरिक्विजिट हैं जो होने जरूरी है। खैर, जो भी होगा, जो भी इससे निकल के आएगा वो अलग बात है। लेकिन अब हिंदुओं ने भी बात कह दी है, जो सुकांतो मजूमदार है उन्होंने कहा है कि जहां बाबरी बननी है ना, उससे ठीक 11 किलोमीटर दूर, ठीक 11 किलोमीटर दूर राम मंदिर बनेगा। अब ये राजनीति आपको कुछ इसी तरीके से होती दिखाई देगी, इसी तरीके से जो चीजें हैं वो आपको रोल आउट होती दिखाई देंगी। पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और यह मानकर चलिए अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी हार जाती है, तो भारत के अंदर जो मुस्लिम पॉलिटिक्स होती है उसके लिए एक परिवर्तन का दौर होगा। वहां से पूरी की पूरी जो मुस्लिम राजनीति है आपको बदलती दिखाई देगी। बिहार की बानगी है कि वो तथाकथित अयोध्या नरेश जिसे कहते थे अखिलेश जी, अगले दिन अयोध्या में जाके रामलला के दर्शन कर रहे थे, जो ये कहते थे हमने अयोध्या हरा दिया, अयोध्या नरेश है। बराबर वाले राज्य में चुनाव हारे तो वहां तक आग लगी थी, और जो गढ़ है अगर वहां कुछ हो गया, और बंगाल में निश्चित तौर पर हो सकता है क्योंकि पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से असम में ज्यादा मुसलमान हैं परसेंटेज वाइज देखें, लेकिन फिर भी वहां खेल हो गया तो बंगाल में भी हो सकता है। ज्यादा अंतर है नहीं, बस बीजेपी को यह जरूरी है कि अपना वोटर सुरक्षित रखे, वोटर को बूथ तक ले जाए, और किसी भी ऐसे कैंडिडेट को ना टिकट दे जो टीएमसी से आयातित हो, लेफ्ट से, कांग्रेस से, कहीं से आयातित हो, अपने ही कार्यकर्ता को दे जो लड़ा, जो जूझा, तभी जाकर बंगाल की लड़ाई को जीता जा सकता है। और रही बात अमित शाह की, वो आसपास जिस तरह का ऑपरेशन क्लीन आउट चला रहे हैं वो तो अलग ही है। आसाम में नौगांव में 1700 फैमिलीज को निकाल दिया, बुलडोजर चले 50। बंगाल में तो ये इलेक्टोरल सैनिटाइजेशन होगा, उसके अलावा जो चल रहा है। आसाम में 1700 फैमिलियां, नौगांव में लगभग 160 स्क्वायर किलोमीटर जगह खाली कराई। एक जिले का हाल है ये, भागो। बिहार में ऑलरेडी बुलडोजर याद आ गया है सम्राट चौधरी को। अच्छा, हाँ, बाबा वाला तो बड़ा अच्छा चल रहा है, वहां से भी कार्यक्रम साफ सफाई शुरू, ऑल आउट शुरू। उसके बाद त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है मानिक शाह, उन्होंने भी कह दिया कि जिस तरीके से हमने यहां पे एक तरीके से काम किया, या जिस तरीके से हमने प्रिकॉशंस ली, अब बांग्लादेशियों का नेट आउटफ्लो है, इनफ्लो कम है, ज्यादा रहे। यूपी में जिस तरीके से मदरसों के ऊपर एक्शन हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 19,000 किलोमीटर की 19,000 हेक्टेयर की जमीन चिन्हित की गई है इलीगल एनक्रोचमेंट हटाने के लिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में ऑपरेशन मजार चल रहा है, हर वो जिला जो बॉर्डर से लगता है उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी उठा ली है। इन सब चीजों से भी ममता बनर्जी डरी हुई है, क्योंकि जब ये सब कार्यक्रम होते हैं, त्रिपुरा दिखता है पश्चिम बंगाल वालों को, जब आसाम दिखता है, बिहार दिखता है, उत्तर प्रदेश दिखता है, वहां के जब हिंदू को दिखता है कि भैया ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये अगर वो सब भगा सकते हैं तो ममता बनर्जी क्यों नहीं भगा सकती उन अवैध बांग्लादेशियों को, जो पश्चिम बंगाल का असली मुसलमान है, वो भी परेशान है उन बांग्लादेशियों से। तो वो जो सेंटिमेंट क्रिएट होता है, जो वो वेव क्रिएट होती है, जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, नक्सलियों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, तो वो भी वहां तक पहुंचती है कि अगर यहां पर भी बीजेपी की सरकार होगी, यहां भी अमित शाह का आदमी होगा, या जैसे भी होगा, जो भी सरकार यहां पर होगी, अगर वो भी उसी तरीके से काम करेगी तो हमारे लिए भविष्य बेहतर हो सकता है। तो वो जो सेंटिमेंट वहां पर फ्लो करेगा, उससे भी ममता बनर्जी और तेजस्वी, अखिलेश, ये सब डरे हुए हैं, क्योंकि वो एक काउंटर पोलराइजेशन करता है हिंदू जनमानस के अंदर कि नहीं, ये हारी हुई लड़ाई नहीं है, इसे जीता जा सकता है। अगर थोड़ा सा धक्का दिया जाए तो ये जो दीवार है इसे गिराया जा सकता है। इसीलिए जो ये राजनेता हैं, इसीलिए कह रहा हूं बंगाल का चुनाव है जो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है मुस्लिम राजनीति का इस भारत के अंदर। इसीलिए मदनी वाले, ये जितने भी मौलाना गैंग है, ये सारे इसीलिए परेशान हैं, इसलिए तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए कहते हैं भारत में सही तरीके से संविधान लागू नहीं हुआ है।
इसलिए संसद के अंदर से कहते हैं कि अब जिहाद करने की बारी है। इसलिए एसआईआर हो, वक्फ हो, ट्रिपल तलाक हो, बाबरी हो, सब याद आता है कि भैया हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। क्योंकि पहले क्या होता था कि दिल्ली की जामा मस्जिद से एक फरमान आता था और पूरा वर्ग एक पीछे खड़ा हो जाता था। अब फरमान की कोई वैल्यू नहीं रही। और यह बात ममता बनर्जी जैसी चतुर राजनेता, मैं ये कहूंगा कि टॉप 5 में अगर किसी को रखा जाए भारत में राजनीतिक दिमाग के रूप में, तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी है। और वो इन सभी राजनेताओं से पहले समझ गई कि दरअसल इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। इसलिए ममता बनर्जी डरी हैं, सहमी है, इसलिए ऐसे बयान है कि कह रही है मैं सेंटर को हिला दूंगी। कहा तो एसआईआर और बाबरी के लिए भी था, वक्फ के लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं, हुआ ना होगा। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि वोटर लिस्ट साफ हो, जो वोटर है वो वोट डाल पाए और पोस्ट पोल अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा बीजेपी कर पाए और राष्ट्रपति शासन के अधीन चुनाव हो, तभी जाकर आप इस देश में मुस्लिम राजनीति और पश्चिम बंगाल की सूरत आने वाले भविष्य में बदल सकते हैं। खैर, इस पे तो बीजेपी क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी, वो देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।